हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। बच्चों, अध्याय 6 यानी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि मनुष्य में जो है आहार नाल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आहार नाल जो होती है मुंह से लेकर गुदा तक फैली एक लंबी नली होती है। तो जो मनुष्य में पोषण होता है ये 5 चरणों में पूरा होता है। कौन कौन से चरण? अंतर्ग्रहण यानी भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण तथा बहिक्षेपण। अब हम शुरू करते हैं अंतर्ग्रहण से। स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मुंह यानी मुख गुहा दिखाया गया है। तो भोजन के मुख गुहा में अंतर्ग्रहण के पश्चात दांतों द्वारा इसे चबाया जाता है और फिर जीहा द्वारा यानी जीभ द्वारा भोजन को पूरी तरह से लार में मिलाया जाता है। अब इसी मुख गुहा में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होता है इसको हम समझते हैं। स्टूडेंट्स, मुख गुहा में लार ग्रंथि भी होती है। लार ग्रंथियों से निकलने वाला जो लाला रस या लार होता है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम लार एमिलेस कहते हैं। यह एंजाइम जो है मंड के जटिल अणु को सरल शर्करा में तोड़ देता है। तो इस तरह से भोजन का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रसिका या ईसोफेगस की। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ग्रसिका या ईसोफेगस है। मुंह से आमाशय तक जो भोजन होता है ये भोजन ग्रसिका की क्रमाकुंचक गति के द्वारा लाया जाता है। अब क्रमाकुंचक गति क्या होती है? स्टूडेंट्स, आहार नाल की मांसपेशियों का संकुचन एवं शिथिलन होने को ही हम क्रमाकुंचक गति कहते हैं। इसमें जो भोजन होता है वो आगे की तरफ जाता है यानी कि नीचे की तरफ जाता है। तो क्रमाकुंचक गति पूरे आहार नाल में पाई जाती है। स्टूडेंट्स, मुंह से आमाशय तक अब यहाँ तक भोजन आ गया। अब हम बात करेंगे आमाशय की। इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आमाशय को दिखाया गया है। तो जब भोजन आमाशय में आ जाता है तो होता क्या है? हम जानते हैं कि आमाशय एक बड़ा यानी कि वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। और जो आमाशय की पेशी भित्ति होती है ये भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिलाती है और आमाशय में जो पाचन होता है ये जठर ग्रंथियों द्वारा होता है। अब जठर ग्रंथियां जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? जठर ग्रंथियां स्टूडेंट्स आमाशय की भित्ति में होती हैं और ये जठर ग्रंथियां जो होती हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन पाचक एंजाइम जो कि पेप्सिन होता है तथा श्लेष्मा का स्रावण करती हैं। तो स्टूडेंट्स, जो HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये अम्लीय माध्यम तैयार करता है। कहाँ पे? आमाशय में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जिससे पेप्सिन एंजाइम सही रूप से भोजन पर क्रिया कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो श्लेष्मा होता है इसका कार्य क्या होता है। स्टूडेंट्स, कभी कभी आमाशय में अम्ल की अधिकता हो जाती है जिससे कि आमाशय के आंतरिक स्तर को नुकसान होने की संभावना होती है और इसी आंतरिक स्तर को कौन प्रोटेक्ट करता है? श्लेष्मा प्रोटेक्ट करता है यानी श्लेष्मा इस आंतरिक स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्षुद्रांत्र की यानी कि छोटी आंत की। अब प्रश्न ये उठता है कि छोटी आंत होती क्या है? स्टूडेंट्स, इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं क्षुद्रांत्र यानी कि छोटी आंत। स्टूडेंट्स, आमाशय से भोजन अब कहाँ आ जाता है? क्षुद्रांत्र में आ जाता है और अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। यानी जब आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो ऐसा संभव है कि भोजन जो है आमाशय में भी जा सकता है दोबारा। तो इसको कौन बचाता है ऐसा होने से? अवरोधनी पेशी बचाती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो छोटी आंत जो होती है ये आहार नाल का सबसे लंबा भाग होती है और छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित होने के कारण कम जगह घेरे रहती है।
नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो छोटी आंत में नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें छोटी आंत मांसाहारी जंतुओं की अपेक्षाकृत अधिक बड़ी होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शाकाहारी जंतुओं में सेलुलोज का पाचन होता है, जिसके लिए छोटी आंत का बड़ा होना जरूरी होता है, जबकि मांसाहारी जंतुओं में मांस का पाचन आसान होता है, तो इसीलिए मांसाहारी जंतुओं में अपेक्षाकृत छोटी आंत छोटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। और यह कार्य कैसे होता है? इस कार्य के लिए छोटी आंत में यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो यकृत से स्रावित जो पित्त रस होता है ये भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाता है, जिससे अग्नाशयिक एंजाइम क्रिया कर सकें, यानी अग्नाशयिक एंजाइम सही रूप से क्रिया कर सकें। क्योंकि जब आमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो भोजन का माध्यम अम्लीय होता है और अग्नाशयिक रस के एंजाइम के क्रिया के लिए भोजन का क्षारीय होना जरूरी होता है। तो इसीलिए पित्त रस जो है आमाशय से आए भोजन के अम्लीय माध्यम को क्षारीय माध्यम में बदल देता है। स्टूडेंट्स, छोटी आंत में जो वसा होती है वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है और पित्त लवण यानी कि पित्त रस इन्हें छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ जाती है। वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में तोड़ना ही वसा का अमलसीकृत होना कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम करें तो अग्नाशय द्वारा जो स्रावित अग्नाशयिक रस होता है उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन तथा इमल्सीकृत वसा के पाचन के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्षुद्रांत्र यानी छोटी आंत की भित्ति से स्रावित आंत रस में उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल तथा जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज तथा वसा को वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देते हैं, यानी भोजन का यहाँ पे पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवशोषण की। स्टूडेंट्स, अवशोषण क्या होता है? यानी भोजन का अवशोषण। स्टूडेंट्स, क्षुद्रांत्र जो होती है यानी छोटी आंत, इसके आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम क्या करते हैं? ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिनियाँ होती हैं या जो रुधिर वाहिकाएँ होती हैं उनकी संख्या अधिक होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाती हैं। तो इस तरह से छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वांगीकरण की। तो स्वांगीकरण क्या होता है स्टूडेंट्स? इसको हम समझते हैं। शरीर की प्रत्येक कोशिका में जो भोजन अवशोषित होता है इसका उपयोग जो होता है ऊर्जा प्राप्त करने या नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है, जो कि स्वांगीकरण कहलाता है। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात करेंगे बड़ी आंत की। तो इस फिगर में आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बृहद आंत्र या बड़ी आंत को दिखाया गया है। तो छोटी आंत में भोजन का जो पाचन पूर्ण रूप से हो जाता है तो अब भोजन कहाँ आ जाता है? बड़ी आंत में। तो जो बिना पचा हुआ भोजन जब बड़ी आंत में आता है तो यहाँ दीर्घरोम इसमें से जल का अवशोषण कर लेते हैं और जो अन्य पदार्थ जो बेकार बच जाते हैं इनको गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और बेकार पदार्थों को गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकालना ही बहिक्षेपण कहलाता है। लास्ट पॉइंट की बात करें तो बहिक्षेपण गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।